हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गोल्ड फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के लेसन नंबर 1, जिसका नाम है देशी व्यापार प्रथम व्यापारिक सौदे की गतिविधियां। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, देशी व्यापार से क्या आशय है? अर्थात लोकल व्यापार, भारत के अंदर होने वाला व्यापार अर्थात अपने ही देश की सीमा में होने वाला व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। इसका उत्तर है, देशी व्यापार से आशय उस व्यवसाय से है या उस व्यापार से है जब वस्तुओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमा के अंदर होता है, तो ऐसे व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। देशी व्यापार का उद्देश्य देश भर में वस्तुओं के वितरण तथा सेवाओं के वितरण तथा क्रय विक्रय को सुविधाजनक बनाना होता है। प्रश्न नंबर 2, देशी व्यापार के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, देशी व्यापार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, स्थानीय व्यापार। ऐसा व्यापार जो किसी एक विशेष स्थान तक सीमित होता है स्थानीय व्यापार कहलाता है। अर्थात लोकल ट्रेड, शहर के बीच होने वाला व्यापार स्थानीय व्यापार के अंतर्गत आता है। स्थानीय व्यापार में प्राय ऐसी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, जैसे दूध, दही, फल, सब्जी इत्यादि। नंबर 2, राज्य स्तरीय व्यापार। जब व्यापार करने वाले क्रेता और विक्रेता एक ही राज्य की सीमा में रहते हैं, तो ऐसे क्रेता और विक्रेता के मध्य होने वाले व्यापार को राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं, जैसे लकड़ी, कालीन, चूड़ियों आदि का व्यापार। नंबर 3, अंतरराज्य स्तरीय व्यापार। ऐसा व्यापार जो देश की सीमा के अंदर विभिन्न राज्यों में किया जाता है या विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाता है, तो ऐसे व्यापार अंतरराज्य व्यापार कहलाते हैं, जैसे पंजाब तथा महाराष्ट्र के बीच होने वाला व्यापार। प्रश्न नंबर 3, देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार में अंतर बताओ। इसका उत्तर है, देशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार में निम्न अंतर है। नंबर 1, यह देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है। अर्थात देशी व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है, उसे देशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार जब देश की सीमाओं को पार करके व्यापार किया जाता है, तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। नंबर 2, देशी व्यापार में वस्तुओं का मूल्य एक समान रहता है, लेकिन विदेशी व्यापार में वस्तुओं का मूल्य अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। अर्थात विदेशी व्यापार में वस्तुओं के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात समान नहीं होते। नंबर 3, देशी व्यापार के अंतर्गत देश के अंदर 2 राज्यों के मध्य व्यापार पर साधारणतः प्रतिबंध नहीं होता। विदेशी व्यापार में इसमें अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। चौथा नंबर 4, इसमें देश के अंदर एक ही प्रकार की मुद्रा का चलन होता है। विदेशी व्यापार में अनेक प्रकार की मुद्राओं का चलन होता है। देशी व्यापार इस पर राजनीतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, विदेशी व्यापार इस पर राजनीतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, कोटेशन क्या है? कोटेशन का मतलब होता है निर्ख पत्र। अर्थात पूछताछ के पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे निर्ख पत्र कहते हैं। इसका उत्तर है, कोटेशन पूछताछ के पत्र के उत्तर में जो पत्र प्राप्त होता है उसे निर्ख पत्र या कोटेशन कहते हैं। निर्ख पत्र में माल की किस्म, मूल्य, छूट का प्रतिशत, भुगतान की शर्त तथा माल की सपुर्दगी का समय आदि सब बातों का उल्लेख किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, क्या रेलवे बिल्टी अर्थ विनिमय साध्य पर लेख है? इसका उत्तर है, रेलवे बिल्टी अर्थ विनिमय साध्य पर लेख है, क्योंकि इसमें विनिमय साध्यता का गुण नहीं पाया जाता। विनिमय साध्यता का मतलब होता है इसे हम बेचान नहीं कर सकते। बेचान प्राप्तकर्ता का अधिकार दूषित न हो, भले ही बेचानकर्ता का अधिकार दूषित हो जाए। उदाहरण के लिए, माना राम हरि की बिल्टी चुराकर मोहन को बेचान कर देता है
और मोहन उसे पूर्ण मूल्य के साथ या सदविश्वास के साथ प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी दशा में मोहन का स्वामित्व भी राम के स्वामित्व से अच्छा नहीं कहलाएगा। अर्थात राम चोर है तो मोहन भी चोर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 6, बीजक को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है बीजक एक ऐसा प्रलेख होता है जो माल के विक्रय के पश्चात विक्रेता द्वारा तैयार करके क्रेता के पास भेजा जाता है। बीजक में माल की किस्म, माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल पर किए गए सभी खर्चे, व्यापारिक छूट आदि का वर्णन किया जाता है तथा इसमें क्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को भी दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, जमा की चिट्ठी तथा नाम की चिट्ठी से आप क्या समझते हैं, या डेबिट नोट तथा क्रेडिट नोट से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है जमा की चिट्ठी। जब विक्रेता बीजक तैयार करते समय उसमें किसी कारणवश अधिक धनराशि लिख देता है तो इसका सुधार करने के लिए जो सूचना पत्र बनाकर माल के क्रेता को भेजा जाता है उसे जमा की चिट्ठी या जमा पत्र कहा जाता है। जमा अर्थात क्रेडिट नोट। जमा अर्थात क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वो होता है जब बीजक में किसी कारणवश राशि को अधिक लिख दिया जाता है तो इसका सुधार करने के लिए क्रेता को पैसे वापस नहीं दिए जाते बल्कि उसके बदले एक जमा की चिट्ठी तैयार करके दे दी जाती है। भविष्य में जब पैसे लेने होते हैं तो उससे कम पैसा ले लिया जाता है, क्योंकि हमने जब बीजक में जब पैसा अधिक लिखा था तो अधिक पैसा वसूल कर लिया था। उस कंडीशन में जमा की चिट्ठी लिखकर ग्राहक को दे दी जाती है। नाम की चिट्ठी। जब विक्रेता व्यापारी द्वारा बीजक तैयार करते समय उसमें किसी कारणवश कोई राशि वास्तविक मूल्य से कम लिख दी जाती है तो उसका सुधार करने के लिए उसके द्वारा क्रेता व्यापारी को जो सूचना भेजी जाती है उसे नाम की चिट्ठी कहते हैं। अर्थात किसी कारणवश बीजक में जब मूल्य कम लिख दिए जाते हैं तो उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए जो चिट्ठी लिखी जाती है उसे नाम की चिट्ठी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, जमा की चिट्ठी किन दशाओं में तैयार की जाती है। इसका उत्तर है जमा की चिट्ठी अर्थात क्रेडिट नोट निम्न दशाओं में बनाया जाता है। नंबर 1, जब बीजक का योग अधिक लगा दिया गया हो। नंबर 2, जब क्रेता को किसी कारणवश अतिरिक्त कमीशन दिया गया हो। नंबर 3, जब बीजक में किसी वस्तु का मूल्य अधिक लगा दिया गया हो। नंबर 4, जब क्रेता ने बारदाना वापस कर दिया हो लेकिन उसे बीजक में उसका मूल्य शामिल कर लिया गया हो बारदाने का। बारदाना अर्थात जो बोरी कट्टे होते हैं जिनमें माल भर के भेजा जाता है उसे बारदाना कहा जाता है। नंबर 5, जब क्रेता से कुछ माल वापस आ गया हो। नंबर 6, जब किसी वस्तु का मूल्य वास्तव में नंबर 6, जब कोई वस्तु वास्तव में भेजने से रह गई हो लेकिन बीजक में उसका मूल्य लगा दिया गया हो तो उस कंडीशन में जमा की चिट्ठी लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 9, विक्रय विवरण क्यों बनाया जाता है। इसका उत्तर है विक्रय विवरण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। नंबर 1, विक्रय विवरण के द्वारा मालिक एजेंट को जो माल भेजता है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है कि कितना माल बेच दिया गया या कितना माल बच गया। नंबर 2, इसके द्वारा प्रधान को विक्रय विवरण में एजेंट द्वारा माल वापसी की जानकारी भी प्राप्त होती है। नंबर 3, प्रधान इसी विवरण के आधार पर अपनी पुस्तकें तैयार करता है, अर्थात इसी के आधार पर अपनी बहियों में लेखा करता है। नंबर 4, इसके द्वारा प्रधान को माल के संबंध में बाजार मूल्य का ज्ञान भी सरलता से हो जाता है। नंबर 5, मालिक या प्रधान को माल के संबंध में होने वाले खर्चों का पता लग जाता है। प्रश्न नंबर 10, विज्ञापन क्या है। इसका उत्तर है विज्ञापन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता से जनता को अवगत कराया जाता है। अर्थात विज्ञापन एक ऐसा साधन है जो माल की बिक्री बढ़ाने में
कारगर होता है या बिक्री बढ़ाने में सक्षम होता है। इसके द्वारा वस्तु की मूल्य और वस्तु की जानकारी ग्राहकों तक आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए विज्ञापन कराना उचित माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, नगद छूट से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, जब माल का विक्रेता जल्द भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रेता को जो छूट प्रदान करता है वह नगद छूट कहलाती है। नगद छूट व्यापारी के लिए हानि होती है, इसलिए इसे पुस्तकों में शामिल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स से लिखकर जरूर बताना, और लेसन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।